पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पर आदमकद से भी ऊंचा कबीरदास जी विद्यमान हैं और ये जगह है बेगूसराय जिला अंतर्गत गोदरगामा, जहाँ अवस्थित है विप्लवी पुस्तकालय। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये मटिहानी से 3 बार विधायक रहे हैं राजेंद्र राजन जी, और वर्तमान समय में इस पुस्तकालय का यूं कहें तो कर्ता धर्ता संरक्षक सब कुछ यही हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ सदन तक, और मैं हूं संतोष कुमार। मैं मिलाता हूं इस व्यक्ति से कि इतना बड़ा धरोहर, इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र स्थापित करने में किस प्रकार का सहयोग इन्हें मिल रहा है और कैसे कैसे योगदान मिल रहा है। सर, एक इतनी बड़ी ख्याति आपने कर दी और वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? संतोष जी, आपको धन्यवाद कि आज के पत्रकारिता में सनसनीखेज मामलों को ज़्यादा दिखाया जाता है और देखने वाले भी उसी को पसंद करते हैं। लेकिन आपने इस पुस्तकालय को केंद्र बना के जिस ढंग से चर्चा शुरू की है, खुशी हो रही है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो रचनात्मक कामों को, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। चूंकि मैं रूट दे देता हूं, मैं इसलिए काफ़ी प्रभावित हूं कि यहाँ जो भी काम होता है वो शिक्षा से संबंधित होता है, और यहाँ वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन चीज़ों को अपनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो पीछे स्टैचू है कबीरदास जी के पीछे में अलेवन मूर्ति का लगा हुआ है, फिर गांधी जी हैं, फिर भगत सिंह हैं, और फिर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, प्रेमचंद जी को काफ़ी जगह मिला है। इन तमाम चीज़ों में लोगों को एक बार पुस्तकालय से घुसने से पहले हम जानना चाहेंगे कि पुस्तकालय का संचालन जो अभी हो रहा है उसमें कर्ता धर्ता सब कुछ मुझे बना दिया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस पुस्तकालय को समाज चला रहा है, सामाजिक शक्ति से ये पुस्तकालय चल रहा है और जन सहयोग से संचालित है। और इसका जन्म हुआ था आज़ादी के आंदोलन में, जब बगल मटिहानी गांव में नमक बनाया जा रहा था। 3 महीने तक पूरे देश में एक जगह अगर कहीं नमक बना तो बेगूसराय के मटिहानी में, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पूरे बिहार में एक जगह से अगर नमक आंदोलन की शुरुआत की तो बेगूसराय के ही गढ़पुरा से। और इसलिए हम उस आंदोलन से अपने पूर्वजों के लगाव को आज याद कर श्रद्धान्वित हो जाते हैं कि गाँव के अंदर राष्ट्रीय चेतना को पैदा करने के लिए, देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए पुस्तकालय बनाया था। और वो पुस्तकालय उस वक्त एक ठाकुरबाड़ी में चलती थी। बाद में यहाँ जो 1942 के आंदोलन में इस गांव पर प्यूरिटिव टैक्स लगा था कि लाखों रेलवे स्टेशन की पटरियों को यहाँ के लोगों ने अन्य लोगों के साथ जुड़ के, दूसरे तीसरे गाँव के लोगों के साथ जुड़ के जो अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे को लगाते हुए उखाड़ी थी, जो अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया था। और वास्तव में अंग्रेजी राज वहाँ इस तरह से थरथरा गई थी कि लगा कि अब अंग्रेजों के जाने का दिन आ गया है। तो वो स्थिति पैदा हुई थी और उसका दमन का मुकाबला हमारे पूर्वजों ने किया, और इस गांव पर भी सामूहिक जुर्माने लगाए गए थे, जिसकी राशि से इस पुस्तकालय का, उस राशि से ही जब 46 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह देश के प्रधान बने, उन्होंने वो राशि लौटाई थी जहाँ जिन गाँव से जो जुर्माने वसूले गए थे। तो सभी जगहों में और को लोगों ने अपने अपने राशि का वितरण किया, लेकिन इस गांव के हमारे पूर्वजों ने उससे एक स्मारक बनाया, आज़ादी का स्मारक, जो आज ये विप्लवी पुस्तकालय है। ये देवालय और पुस्तकालय शब्दों में आप जरा हमें लेकर चलिए कि लोग किसे पसंद करना चाहिए, लोगों को, देवालय या पुस्तकालय को? देखिए, देवालय आस्था का केंद्र है, और जो आस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए ठाकुरबाड़ी या शिवाला या जो भी उनके धर्म है, उनके धर्म स्थान है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम देवालय को तभी जानते हैं जबकि हम चेतनाबद्ध होते हैं। केवल भगवान हमारे दुख का दूर करने के लिए ही हो, हम नहीं। हम कर्म से अलग हो जाएं तो कृष्ण के कर्मयोग को याद कीजिए कि गीता में कृष्ण ने कहा कि तुम कर्म करो, कर्म के बिना कुछ भी फल की प्राप्ति तुमको नहीं हो सकती है। और इसलिए धर्म में जो कर्म की साधना है, जो कर्म का संदेश है, कर्म की शिक्षा है, इसीलिए देवालय को पहचानने के लिए भी शिक्षालय की ज़रूरत है। शिक्षालय के बिना देवालय कुछ भी नहीं रह पाएगा, इसीलिए कि वहाँ जाके हम देवालय की भी प्रतिष्ठा नहीं दे सकेंगे। देवताओं को क्यों हम देवता कहते हैं? इसलिए कि वो अपने ज़माने में जो उस समाज के अंदर जो ज़रूरत थी, जो दबे कुचले लोग थे, जो उस वक्त की ज़रूरी थी, सच्चाई के राह पर जो लोग चलते थे और उनको जो दबाया जाता था, उसके लिए जो लोग लड़े वही देवता कहलाए। जो आम लोगों के लिए आगे बढ़ के काम किया वही भगवान कहलाए, और आज उनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम जिनकी पूजा करते हैं वैसा बने। क्या आज रावण नहीं है? आज कंस नहीं है? आज दुर्योधन नहीं है?
अगर आप देवालय को पहचानेंगे तो कृष्ण की वहाँ मूर्ति लगी है, कृष्ण बनना पड़ेगा। वहाँ राम की मूर्ति लगी हुई है, आपको रावण से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आज देवालय शिक्षालय से जुड़ के ही प्रधान बनेगा, नहीं तो अनाचार का अड्डा जैसे घर बन जाता है, बाहर जितने संस्थान हैं उनको भी अनाचार का भ्रष्टाचार का अड्डा बना देते हैं, तो वहाँ भी चढ़ावा चढ़ा के हम भगवान को खुश करते हैं, भगवान बनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम भक्त बन जाते हैं। आप जो बात सुन रहे हैं वो एक वामपंथ के कद्दावर सिपाही जो कि हमेशा से शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते इस चीज को ज्ञात करा देते हैं लोगों को कि हम कर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। लेकिन इस पुस्तकालय को साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई ठाकुरबाड़ी से हुई, अर्थात प्रमुख देवालय का केंद्र, और उस देवालय के केंद्र से देवालय पर इनका इतना बड़ा विश्वास बताता है कि कितनी आस्था इनकी रही होगी। हम चाहेंगे अंदर की तरफ चलेंगे। से मिलने के बाद आप गांधी जी पर आए हैं। स्वराज का अर्थ क्या है? हमारे गांव गंदगी के ढेरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये छोटे से शब्दों में गांधी जी ने जिस तरह से गांवों को गंदगी कहा, तो हम लोग इससे निकलने का प्रयास क्यों नहीं किया अभी तक? देखिए, सामाजिक चेतना जगेगी, गांव गंदगी से दूर होगा। और सामाजिक चेतना जगाने के लिए ही विद्यालय हैं, पुस्तकालय हैं, और जो हम सामाजिक प्राणी हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है। और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि तमाम तरह की गंदगियों से मुक्त हो जाओ, और गंदगियों से मुक्त होने के लिए अपने विचार को आज़ाद करो। अगर आप दिमाग को गुलाम नहीं बनाएंगे तभी आप दूसरे को भी आज़ादी का संदेश दे सकते हैं। और इसलिए महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को होम कर दिया। और जो आज़ादी, गांधी के पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, प्रस्ताव पारित करती थी, कुछ सुख सुविधा की बात करती थी। गांधी जी ने संघर्ष शुरू किया, जन आंदोलन शुरू किया, और हर घर से हर जाति और धर्म के लोगों को सड़क पर उतारा। तो गांव में अवस्थित पुस्तकालय लोगों को आकर्षित क्यों नहीं कर रहा है? क्यों राष्ट्रीय धरोहर नहीं बन पा रहा है ये विप्लवी पुस्तकालय? क्यों यहाँ पर आने के लिए आप हमको गलियों से होकर गुजरना पड़ता है? क्यों ऐसा लैंडमार्क नहीं है जहाँ से लोग फाइंड आउट करें कि बेगूसराय का मतलब विप्लवी पुस्तकालय जाने के लिए 4 लाइन जैसा रास्ता हो? इस प्रकार की चीज़ें क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं आप तक पहुँच रही है? या आप सरकार को कह नहीं पा रहे हैं? सरकार चाहती है जनता मूर्ख रहे, सरकार चाहती है कि जनता अज्ञानी बनी रहे और जाति और धर्म के नाम पर या पैसे से खरीदी जा सके या लाठी से डराई जा सके। इसलिए जनता को हर शासक वर्ग चाहता है निरीह रहे, और जब तक उसको चेतना नहीं होगी वो अपनी निरीहता को समझ नहीं पाएगा। गुलामी, अगर गुलाम हम हैं, क्यों गुलाम हैं, अगर ये समझ जाए तो निश्चित तौर पर गुलामी के विरुद्ध जनता तैयार होगी। और जब गंगा स्नान के लिए जैसे लोग जाते हैं, कुंभ के मेला में जैसे लाखों लाख लोग जा रहे हैं, अगर वो ज्ञान की ओर भी, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए भी तैयार हो जाए और आने लगे, तो निश्चित तौर पर उस दिन देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, सभी अपने अपने काम के आधार पर विकसित होंगे, और समाज की एक शक्ति पैदा होगी, और वो समाज की शक्ति ही समाज को उत्थान की ओर ले जाएगी। बिहार में गांव के लिए काम करने वाले लोगों में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, गांधी जी का नाम प्रख्यात आता है। आप हो सकता है कि देखे होंगे कि जब कभी भी वर्णन आता है बिहार के निर्माण में तो गांधी जी का बहुत नाम आता है, क्योंकि इन्होंने कंधे से कंधे मिला करके डॉक्टर श्री कृष्ण का साथ दिया था। और उस बिहार, खास करके बेगूसराय जो कि मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था, और भूकंप से हुए, जमींदोज हुए मुंगेर को इन्होंने उठाया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, सबों की प्रतिमाएं लगाना जगह नहीं है। मात्र 3 कट्ठा और 2 कट्ठा 5 कट्ठे जमीन में ये पुस्तकालय है, जिसमें भवन है। बचे हुए हिस्से में हम अपनी विभूतियों को, जिनको जिनको यहाँ आप देख रहे हैं, वही नहीं है। एक महात्मा गांधी के साथ ढेरों श्री कृष्ण सिंह हैं। श्री कृष्ण सिंह भी महात्मा गांधी में समाहित है। श्री कृष्ण सिंह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो मुंगेर में जब विद्यार्थी थे तो गंगा के किनारे, गंगा में बैठकर कसम खाई थी कि देश आज़ादी के लिए हम क्रांतिकारी बनेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जब आए और महात्मा गांधी ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जनता को आगे लाना होगा, और जनता को तैयार करने के लिए ज़िंदगी को कुर्बानी देने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण सिंह भी गांधी जी के राही बन गए। और श्री एक जवाहरलाल नेहरू आप नहीं देख रहे हैं कि जो गांधी जी को मान रहे थे। हर राज्य में जितने जवाहर, जितने श्री कृष्ण, जितने आपको मौलाना आज़ाद,
जितने इस तरह के क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, सब गांधी के आंदोलन में हिस्सा लिए और तब उसके बाद अलग अलग धाराओं पर चले। अच्छा, वर्तमान में पुस्तकालय की जो रूपरेखा है, सरकार, समाज सबको समाहित करके चलने की बात है। अगर अब हमें दक्षिणपंथी, वामपंथी सबको समाहित करके एक शिक्षा का केंद्र स्थापित करना है, तो मुझे लगता है अगर अटल जी को भी यहाँ लाया जाए तो। अटल जी की सारी किताबें यहाँ हैं, सावरकर की सारी किताबें हैं, सावरकर की सारी किताबें यहाँ पर हैं, गोलवलकर की सारी किताबें हैं। इसीलिए पुस्तकालय ज्ञान का समुद्र है, सागर है। और यहाँ आप आके सबों को देख सकते हैं। पुस्तकालय में मूर्तियों से पहचान नहीं आप खोजिए, किताबों से पुस्तकालय को पहचानिए। और ग्रंथालय में चल के आप देख लीजिए, हर विचार की किताबें हैं, हर धार्मिक प्रवृत्तियों की किताबें हैं, हर धार्मिक धाराओं की किताबें हैं, हर राजनीतिक विचारधारा की किताबें हैं। और समाज के अंदर इतिहास, विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, जिस भी विषय की किताबें खोजिए सभी हैं। और इसीलिए यहाँ आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी खोजिएगा, मिल जाएंगे। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महात्मा गांधी भी, यहाँ मिल जाएंगे लेनिन भी, यहाँ मिल जाएंगे मार्क्स भी, यहाँ मिल जाएंगे आपको जवाहरलाल नेहरू भी। हम निवेदन करते हैं आपसे कि एक बार हम उस जगह पर जरूर जाना चाहेंगे जहां पर सावरकर की किताब, इसी केंद्र में जहां पर लोग आपको आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ वामपंथी के कदावर नेता हैं और आप इस पुस्तकालय को सिर्फ अपना आवास बनाकर रखे हैं। लेकिन वास्तविक में उन लोगों को इस चीज़ से निकलने की जरूरत है जो शिक्षा केंद्र को सिर्फ शिक्षा ही समझे। पुस्तकालय का मतलब सिर्फ ऐसा देवालय होता है जहाँ से माता सरस्वती के द्वारा निर्धारित किए हुए बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने आप में एक ऐसा समावेश कर लेना होता है जिससे आपका संपूर्ण विकास हो। और यहाँ पर हम पलट कर आ गए जो दूसरा पार्ट विप्लवी, मैं कहूँगा एक बार सर जरा घूम जाइए आप, दूसरा पार्ट जो रोड मध्य से आपके पुस्तकालय के मध्य से निकल रहा है, इस रोड के बगल में यहाँ जो ये भगत सिंह का जो लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरा ये जो स्लोगन है खास करके मुझे चार्ल्स मैके द्वारा लिखा है, उनके डायरी से लिखा हुआ है, तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इससे कि मैं दम नहीं। जो उतरते हैं फर्ज की मैदान में और बहादुरी से लड़ते हैं उनके दुश्मन होते ही हैं। लेकिन आजकल तो बड़ा कलंक सा लगता है कि लोग इसको राजनीतिक समझते हैं कि किसी पर आरोप लगा दिए तो उसको ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? संतोष जी, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आरोप अगर कोई लगाते हैं तो उनका पागलपन है या मूर्खता है कि ये पुस्तकालय एक विचारधारा से ही केवल जुड़ा हुआ है और राजेंद्र राजन का आवास है। राजेंद्र राजन को छोटा सा ही सही एक अपना घर है और उसी घर को हम स्वर्ग मानते हैं। पुस्तकालय हमारे लिए जैसे हमारे लिए सबसे प्रिय स्थान अगर कोई हो सकता है जिसके प्रति हमारे भीतर भावना हो, श्रद्धा हो, कमजोरी हो, तो वो पुस्तकालय है। विद्यालय और पुस्तकालय हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे संस्कार का हिस्सा है। यही से सामाजिक उत्थान हो सकता है। और सामाजिक उत्थान के लिए सबसे पहले अपने उत्थान के लिए, व्यक्तिगत उत्थान के लिए, अपने चरित्र निर्माण के लिए हमको चाहिए किताबें, हमको चाहिए पुस्तकालय, हमको चाहिए वैसा वातावरण। और इसीलिए हम आज इस काम को कर रहे हैं। पुस्तकालय पुस्तकालय है और सभी विचार के लोगों के द्वारा ये संचालित है। इसमें किसी एक दल, एक जाति, एक धर्म का कोई वास्ता नहीं है। और सभी धर्म जाति के लोग जो भी यहाँ इस गांव नहीं, इलाका नहीं, बेगूसराय जिला में रहते हैं, बिहार के वासी हैं, देश के वासी हैं, उन सबों का इस पुस्तकालय को समर्थन प्राप्त है और उनके सहयोग से ये पुस्तकालय आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। और वातावरण को एक वातावरण के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश पूर्ण रूपेण, जिसके मध्य से दो रोड गुजरती है और ये रोड आपको मनियप्पा होते हुए बेगूसराय से जोड़ती है, जिसके दोनों तरफ ये विप्लवी पुस्तकालय है और दो पार्ट में जिसकी कलाकृति, एक कला भवन और दूसरा पुस्तक का संग्रहालय, जिसके अंदर हम आपको ले जाने वाले हैं।